डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटी, ये हम नवंबर 2015 का, अक्टूबर 2015 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। इंडेमनिटी इज व्हेन वन पार्टी प्रोमिसेस टू कंपनसेट द लॉस अकर टू अदर पार्टी due to the act of promisor or any other party. On the other hand, the guarantee is when a person assures the other party that she will perform the promise or fulfill the obligation of the third party in case he or she is default. इंडेमनिटी में कहा गया है कि अगर तुझे कुछ भी नुकसान होता है तो मैं भर के दूंगा, थर्ड पार्टी जो है भर के देगी, ड्यू टू द एक्ट ऑफ प्रोमिसर, जो प्रोमिसर ने एक्ट की है और उसमें जो भी तुझे नुकसान होगा उसका कंपनसेशन मैं तुमको भर के दूंगा। हालांकि गारंटी में बोल रहा है व्हेन अ पर्सन अश्योर्स, उसको खातरी दे रहा है दूसरे पार्टी को, डैट अगर वो सामने वाला तेरा प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता है तो मैं फुलफिल करूंगा। इन केस ही और शी इज डिफॉल्ट, अगर वो तेरा जो ड्यूटी उसको करनी है वो फुलफिल नहीं करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरी तरह से नहीं करता है तो मैं आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा। ठीक है, फर्क इन डेफिनेशन में। एंड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर आर टू पार्टीज, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट में दिखती हैं, एक होता है इंडेमनिफायर एंड दूसरा होता है इंडेमनिटी होल्डर। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व, डेबिटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी, लेनदार, देनदार और गारंटी देने वाला आदमी। ठीक है, इंडेमनिटी में कितने आदमी रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? दो, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ गारंटी में कितने आदमी रहते हैं? तीन, डेबिटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी, जो गारंटी लेता है वो आदमी। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लायबिलिटी इंडेमनिटी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसमें लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, बिना कोई शर्त के उसको मुआवजा देना है अगर नुकसान होता है तो। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर इज प्राइमरी एंड लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी। हालांकि गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल डेब्टर जो है उसको जो है उसका काम पहले होना चाहिए, पहले वो काम करेगा, उसके बाद अगर वो किसी पैसा वगैरह नहीं दे रहा है तो तीसरा पार्टी आएगा, गारंटर, तीसरा पार्टी गारंटर आएगा अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, पर्पस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टू सेव द इंडेमनिटी होल्डर फ्रॉम एनी कंटेंजेंट लॉस। इंडेमनिटी होल्डर जो होता है उसको नुकसान न हो इसके लिए इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। और पर्पस ऑफ गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में, पर्पस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टू प्रोवाइड नेसेसरी सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर के पैसों की सुरक्षा हो, सिक्योर रहे उनके फंड्स, इसके लिए श्योरिटी या गारंटी कॉन्ट्रैक्ट आता है। अंडर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट द इंडेमनिफायर इज द ओनली वन प्रोमिसर फॉर द लॉस ऑफ इंडेमनिटी पार्टी। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिफायर एक ही प्रोमिसर है, अगर इंडेमनिफाइड पार्टी को नुकसान होता है तो एक ही आदमी जिम्मेदार है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेब्टर इज द टू, श्योरिटी जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या श्योरिटी है वहां पे दो आदमी, एक प्रिंसिपल डेब्टर और श्योरिटी और गारंटी लेने वाला आदमी और तीसरा क्रेडिटर, तीन आदमियों का, दो आदमी जिम्मेदार रहेंगे क्रेडिटर के तरफ। ओके, ये 5-6 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अक्टूबर 2015 मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, फिर से एक बार करते हैं। Section 124 of Indian Contract Act 1872 defines a contract of indemnity as a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him. दूसरे आदमी को वचन देना, प्रॉमिस करना, अगर तुझे कुछ नुकसान होता है तो मैं भरपाई करके दूंगा, मैं बचाव करूंगा।
बाय द कंडक्टर ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ, प्रोमिसर वो खुद जो है, प्रोमिसर जो काम करेगा उसमें उससे जो नुकसान होएगा उससे इंडिमिनिफायर जो है कॉन्ट्रैक्ट में, इंडिमिनिफायर जिम्मेदार रहेगा। व्हाट इज अ प्रिंसिपल डेप्टर? प्रिंसिपल डेप्टर क्या होता है? सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 डिफाइंस अ Section 126 of the Indian Contract Act 1872 defines a principal debtor as the person in respect of whose default the guarantee is given। वो आदमी जिसके बदौलत गारंटर जो है गारंटी देता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेप्टर। ठीक है। डिफाइन द टर्म बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेलमेंट कौन से सेक्शन में आता है? 148 सेक्शन में आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 1872। अ बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्सन। अ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई पर्पस पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है और उसमें क्या होता है, बेलर बेली को अपने प्रोडक्ट देता है। जैसे टेलर का एग्जांपल मैंने दिया था, कपड़ा टेलर को देंगे, टेलर बेली है और जो कस्टमर है वो बेलर है। सिलाई करने के बाद उसको अपने कपड़े वापस उसको देने हैं बेलर को। अगर वो मजदूरी नहीं दे रहा है, सिलाने का पैसा नहीं दे रहा है, तो वो गुड्स को रिटेन कर सकता है अनलेस उसके सारे क्लेम्स सेटिस्फाइड किए जाएं। ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है? बेलमेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक आदमी से दूसरे आदमी को डिलीवरी ऑफ गुड्स देना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और वो कौन सा कारण रहेगा, उसके पीछे पर्पस क्या है कि वो पर्पस जो अकम्प्लिश हो जाएगा कपड़ा सीने के बाद, जो पर्पस कपड़ा सीने का जो पर्पस है वो पूरा होने के बाद उसके जो गुड्स हैं उसको वापस करने का। अदरवाइज डिस्पोज ऑफ मतलब उसको पूरी तरह से डिस्पोज कर देना। वो किस आधार पे होगा डिस्पोज करना है कि रिटर्न करने का है? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। जो पर्सन उनको डिलीवरी कर रहा है गुड्स उसके डायरेक्शन के अनुसार। ये यहां पे ये पर्सन कौन है? बेलर। स्टेट 2 points distinction between general lien and particular lien. General lien is a right to retain any property of another of a general for a general balance of accounts due to the persons specified. जनरल लीन इज अ राइट टू रिटेन। कोई भी प्रॉपर्टी जनरल लीन में अधिकार है उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन करना, क्योंकि उसका कुछ बैलेंस बाकी है। जो पर्सन बोल के गया था कि इतना मेरा पैसा हुआ सौदे में, 1000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 800 रुपए बाकी है, 800 दे दिया, 200 बाकी है, तो वो जो 200 रुपया देगा तो वो गुड्स उसको दे देगा पोजीशन। इसको बोलते हैं जनरल लीन। A particular lien is a right to retain it only for a charge on account of labor. Particular lien में क्या होता है कि किसी आदमी को मजदूरी नहीं दी गई है, या उसके हुनर की कारीगरी के पैसे नहीं दी गई है, या उसने जो उस चीज के ऊपर खर्चे किए हैं, वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रिटेन कर सकता है जब तक उसको अपने पैसे नहीं मिले। ये फर्क है जनरल लीन में और पर्टिकुलर लीन में। मैं फिर से बोलता हूं, जनरल लीन मतलब कुछ तो भी उसके पैसे बाकी हैं, 1000 रुपए में से 800 मिल चुके हैं, 200 बाकी है, 200 देगा तो उसको मटेरियल देगा। इसको बोलते हैं जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन मतलब उसके हुनर का पैसा, उसके कारीगरी का पैसा अब तक उसको मिला नहीं है, वो मिलने के बाद वो गुड्स देगा। ये दोनों में डिफरेंस है। जनरल लीन सेक्शन 171 में आता है, पर्टिकुलर लीन सेक्शन नंबर 168, 170, 173 और 221 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आता है। सेक्शन 47 ऑफ गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेक्शन 52 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। स्टेट 2 points ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेज एंड लीन। प्लेज एंड लीन में फर्क बताइए। प्लेज इज अ राइट टू रिटेन द गुड्स और प्रॉपर्टी। प्लेज इज अ राइट, प्लेज जो है वो अधिकार है गुड्स रिटेन करने का, अपने पास कब्जे में करके रखने का। बेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट। सिक्योरिटी के लिए मतलब अपने सुरक्षा के लिए कि मेरे पैसे डूबने नहीं चाहिए, मेरा पैसा देगा कि नहीं। फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट, जो मेरे को उससे लेने हैं। और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, भाई मैंने तो अपने पार्ट का प्रॉमिस कर दिया, उसका परफॉर्मेंस बाकी है करने को। जब वो अपना परफॉर्मेंस पूरा करेगा तभी मैं उसको उसके गुड्स दूंगा। उसको बोलते हैं प्लेज।
लीन इज द राइट टू रिटेन द गुड्स ऑफ प्रॉपर्टी। लीन जो है वो एक अधिकार है जिसमें गुड्स को हम कब्जा कर सकते हैं, दूसरे आदमी का जो गुड्स है उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। फॉर सिक्योरिटी ऑफ सर्टन क्लेम्स अराइजिंग फ्रॉम द गुड्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लेड, कुछ क्लेम्स जो है उससे जो उसको प्रॉपर्टी है उसने बेल की है उसमें कुछ तो भी उसका पेमेंट बाकी है। प्लेज में क्या किया, उसका परफॉर्मेंस बाकी है, थोड़े पैसे बाकी हैं। लीन में जो गुड्स हमने बेल्ड किया गया है उसमें से कुछ क्लेम उसका भी पैसा बाकी है उसके लिए। प्लेज इज द क्रिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी। प्लेज जो है दो आदमियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तभी उत्पन्न होता है। लीन जो है कानूनी तौर से उत्पन्न होता है। डिफाइन द टर्म एजेंट। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। एजेंट जो है वो आदमी होता है जो किसी के नीचे काम करता है। किसके नीचे काम करेगा? प्रिंसिपल के नीचे काम करता है। फॉर अनदर कौन है यहाँ पे? प्रिंसिपल। और टू रिप्रेजेंट अनदर, अगेन रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। तीसरे आदमी से जब डील करेगा तो उसके मालिक के बदौलत वो आ रहा है। एजेंट मतलब अपने मालिक के बदौलत आएगा, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन के रिप्रेजेंट बन के आएगा। व्हाट इज मीन बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या होता है? सेक्शन 2(4) सब क्लॉज 4 डिफाइंस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इंक्लूड, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में क्या क्या आता है? इंक्लूड्स अ बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है कि एक पेपर बनाया जाता है जिसके अंदर पूरी डिटेल दी जाती है, इसमें कितना माल है, क्या है, कैसा है, किस कंडीशन पे दिया जाएगा। डॉक वारंट क्या होता है? किसी डॉक्स पे अगर माल होता है तो एक वारंट दिया जाता है, वो वारंट दिखाएंगे तो डॉक्स वाला अपने को मटेरियल देगा। वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट समझो कि एक जगह पे 2000 बॉक्स पड़े हैं पेपर के, 2000 बॉक्स पेपर के पड़े हैं, हमने किसी पार्टी को 20 बॉक्स बेचे हैं तो मैं उसको सर्टिफिकेट बना के दूंगा, ये 20 बॉक्स का सर्टिफिकेट ले। ये 20 बॉक्स का सर्टिफिकेट जब गोडाउन में जाएगा, 2000 जहां पे पड़े हैं बॉक्सेस, वो गोडाउन वाले को, वेयरहाउस वाले को दिखाएगा तो उसको वहां से 20 बॉक्स मिलेंगे। 2000 बॉक्स का मालिक मैंने 20 बॉक्स उसको बेचा, 20 बॉक्स का जो है सामने वाले को वहां से सर्टिफिकेट बना के दिया, उसके आधार पे उसको वेयरहाउस से मटेरियल मिला, उसको बोलते हैं वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट। वार फिंगर सर्टिफिकेट, पानी का जो घाट वगैरह रहता है वो भी ऐसे ही सर्टिफिकेट देके काम करवाते हैं। रेलवे रिसीप्ट, कोल्हापुर से माल आया मुंबई की तरफ, कोल्हापुर वाले ने पेपर बना के कोरियर कर दिया, माल दूसरे दिन गाड़ी में चढ़ के आएगा, माल पहुंचने पे रेलवे वाले को रिसिप्ट दिखाएगा तो रेलवे वाला उसको मटेरियल देगा, पैसा अपना भरने का, उसको जो भी चार्जेस है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट और अदर ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी डॉक्यूमेंट इस प्रकार के जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए यूज किए जाते हैं। ऑफ बिजनेस एज प्रूफ ऑफ द पोजेशन, ये डॉक्यूमेंट क्या दिखाता है कि जो मटेरियल मैं आपसे मांग रहा हूं उसका पोजेशन मुझे ओनर ने दिया है, मैंने उससे वो पोजीशन खरीदा है, खाली आप मेरे को मैंने डिलीवरी जो है माल जो है खरीदा है, आई एम द परचेसर, आई वांट द पोजीशन ऑफ माय गुड्स विच आई हैव परचेस्ड। तो पोजीशन जो है, फिजिकल परचेस जो है वो पेपर दिखाने से मिलता है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। प्रूफ ऑफ द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स और ऑथोराइजिंग और परपोर्टिंग और टू ऑथोराइज आइदर बाय एंड्रोसमेंट और बाय डिलीवरी मिलेगी उसको कि मुझे डिलीवरी करनी है। द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स देयर बाय रिप्रेजेंटेड, जो उसको पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है उसको पोजीशन दी जाएगी, वो डॉक्यूमेंट उससे लिया जाएगा, अपने पास रिकॉर्ड्स में रखा जाएगा। फ्यूचर में जिससे उसने मटेरियल परचेस किया है वो बोलेगा भाई ये मटेरियल तूने उसको कैसे दिया, भाई ये प्रूफ है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है मेरे पास, वो पार्टी ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया है, तुम्हारा लेटर हेड है, तुम्हारा स्टैंप है उसके ऊपर, तभी तो मैंने उसको तुम्हारा आदमी समझ के मटेरियल दिया, तो वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में रखा जाता है। व्हाट इज मीन बाय एक्ट ऑफ अ फर्म? एक्ट ऑफ अ फर्म क्या होता है? सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन्स एन एक्ट ऑफ फर्म एंड मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन
कोई एक्शन या ओमिशन किस चीज का, जो हमें करना चाहिए। एक्शन वो चीज जो हमें करना चाहिए, ओमिशन मतलब जो हमें करना चाहिए और हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। बाय ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर से, और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म, या कोई भी पार्टनर अगर ओमिशन कर रहा है या एक्ट जो कर रहा है या उसका एजेंट कर रहा है, गिव राइजेस टू द राइट इन्फोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म, उसको अधिकार देता है फर्म के लिए या फर्म के खिलाफ, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ फर्म। Distinguish between a partnership firm and a Hindu undivided family. Partnership is the relation between persons who have agreed to share a profit of business carried on by all or any of them acting for all. Partnership जो है वो ऐसा रिलेशन दिखाता है पार्टनरों के बीच जिन्होंने आपस में तय किया है कि हम लोग को जो भी प्रॉफिट होगा आपस में शेयर करेंगे, जो बिजनेस हम करेंगे, जो सभी बिजनेस करेंगे या कोई एक आदमी भी अगर बिजनेस करता है हमारे फर्म में, उसमें प्रॉफिट कमाता है तो उसमें हमारा शेयर रहेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज द यूनियन ऑफ द पीपल हु कैरीज ऑन बिजनेस विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स एंसेस्टर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, पुरखों का जो धंधा है उसी में हमको काम करने का है, वो सिर्फ हम उसके फैमिली में बॉर्न हुए हैं, वो हमारा फैमिली बिजनेस है, हमको कंटिन्यूटी में इनहेरिट पूर्वजों से मिला है, हमारे पूर्वज भी वही धंधा करते थे, हम भी वही धंधा करते हैं। Hindu undivided family is not created by an arrangement, but it is created by status or by operation of law, that is Hindu law. Hindu divided family में जो है ना जो है एग्रीमेंट नहीं बनता है, वो जो किया जाता है क्योंकि वो पार्टी ने जो को-पार्टनर्स होते हैं, जो उनका स्टेटस है फैमिली में, जो उन्होंने जिस फैमिली में जन्म लिया है, वो कानूनी तौर से उसके मेंबर हैं जो उनको बिजनेस करने का हिंदू डिवाइड फैमिली के अंदर। तो ये जो है हमने अभी अक्टूबर 2015 का पेपर सॉल्यूशन किया और आगे भी हम बढ़ते रहेंगे अगर आप हमें सहयोग देंगे। आपका सहयोग हमें सब्सक्राइब करके मिलेगा, लाइक करके मिलेगा, तो कृपया हमें सहयोग दें। हम फ्यूचर में भी अच्छे वीडियोस बना के आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।